हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, हमने कल से क्लास स्टार्ट की थी, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बीकानेर का राजवंश था, वो हमने पूरा कर दिया था। और आज हम जोधपुर का राजवंश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राठौड़ों का हम चल रहे हैं, तो राठौड़ वाला की हम स्टार्ट करेंगे। वैसे पहले तो जोधपुर का पढ़ना चाहिए था, फिर बीकानेर वाला पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, पहले बीकानेर वाला पढ़ लिया, अब जोधपुर वाला पढ़ेंगे। तो कैसे होंगे? आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जोधपुर पढ़ेंगे या मेवाड़ पढ़ेंगे, मारवाड़, सॉरी, मारवाड़ पढ़ेंगे। तो मारवाड़ में सबसे पहले, अगर सबसे पहले पढ़ा जाता तो जोधपुर का पढ़ा जाता, फिर बीकानेर का पढ़ा जाता है। तो आज हम जोधपुर से स्टार्ट करेंगे, जोधपुर के राठौड़ वंश से स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जोधपुर का इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहले हम मतलब राठौड़ों के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। राठौड़ों की, राठौड़ वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, राठौड़ वंश में जो इतिहासकार ने क्या क्या कहा है, उसके बारे में जान लेंगे। तो राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग बताया, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया। तो एक है इतिहासकार है अपने जो प्रसिद्ध है इतिहासकार, जो गोपीनाथ शर्मा जी है। गोपीनाथ शर्मा जी ये बताते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति, गोपीनाथ शर्मा गोपीनाथ शर्मा जी बताते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से हुई, यानी राष्ट्रकूट या रहटकूट, जो दक्षिण भारत की शुद्ध आर्य जाति थी। अलग अलग फैक्ट बताते हैं, अलग अलग इतिहासकार बताते हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति रहटकूट या राष्ट्रकूट, रहटकूट या राष्ट्रकूट से बनी है। राष्ट्रकूट से हुई है। यह है दक्षिण भारत की शुद्ध आर्य जाति थी। दक्षिण भारत की, जो दक्षिण भारत की शुद्ध आर्य जाति थी, दक्षिण भारत की शुद्ध आर्य जाति थी, शुद्ध आर्य जाति हैं। ये तो खैर फैक्ट बता रहे हैं गोपीनाथ जी। अब गोपीनाथ जी के बाद एक अलग अलग इतिहासकार, एक इतिहासकार ने बताइए कि हिरण्यकश्यप की संतान, हिरण्यकश्यप भाटों, वे एक राज रत्नाकर ग्रंथ है, उसमें राज रत्नाकर, इसमें इसकी उत्पत्ति बताई है, हिरण्यकश्यप की संतान, हिरण्य कश्यप की संतान। एक हमारे बहुत प्रसिद्ध है, टोड है, जिसको हम राजस्थान हिस्ट्री के पिता भी बोलते हैं। टोड ने इनको बताया घेड़ वालों की संतान, टोड, घेड़ वालों की, घेड़ वालों की संतान। मतलब अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया, किसी ने कई बताया, किसी ने कई बताया। वैसे सब इतिहासकारों का नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो मेन मेन है ना, उनका बता रहे हैं। टोड ने घेड़ वालों की संतान बताई और गोपीनाथ शर्मा ने राष्ट्रकूट से उत्पत्ति बताई है। तो ये जो राठौड़ है अपने आप को सूर्यवंशी भी मानते हैं। राठौड़ अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, ये भी लिख लीजिए। राठौड़
अपने आपको सूर्यवंशी मानते हैं। सूर्यवंशी मानते हैं। ये तो था राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में, मतलब जैसे भी छोटी मोटी जानकारी थी। अब राठौड़ शब्द जैसे मेवाड़ में गोहिल वंश हुआ, वो जो प्रसिद्ध हुआ, इसी के आधार पर जो मारवाड़ में है ना, मारवाड़ के राठौड़ प्रसिद्ध है। तो अगर राजपूताना की रियासत सबसे बड़ी रियासत देखी जाए ना, तो सबसे बड़ी रियासत तो है मारवाड़ में राठौड़, सबसे बड़ी रियासत राजपूताना की। आप ऐसे लिखो, राठौड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से, दृष्टि से राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत है। सबसे बड़ी रियासत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो है राठौड़, मारवाड़। लेकिन ये याद रखना कि सबसे प्राचीनतम जो रियासत है ना, वो मेवाड़ के गोहिल वंश, सबसे प्राचीनतम रियासत, ये लिख लेना, मेवाड़ गोहिल वंश। मेवाड़ गोहिल वंश सबसे प्राचीन मेवाड़ की गोहिल वंश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो मारवाड़ के राठौड़ है। ये तो था। और ये राठौड़ों का शासन था ना, राठौड़ों का शासन, ये मेवाड़ में भी अलग अलग जगह होता, मारवाड़ में भी अलग अलग जगह है शासन। राठौड़ों में शासन कहाँ का किया? राठौड़ों में पहले तो सर्वप्रथम जोधपुर, पाली, बीकानेर, धनोप, पागड़ आदि क्षेत्रों पर राठौड़ों ने मतलब शासन किया। इसमें जो प्रसिद्ध है ना राठौड़, वो जोधपुर और बीकानेर के हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्धि। इसमें सुप्रसिद्धि बीकानेर के हैं और जोधपुर के हैं। जोधपुर व बीकानेर। इन राठौड़ों को हम इतिहास में पढ़ते हैं। वैसे तो राठौड़ों को वैसे पाली है, इधर सियाना बाड़मेर है, मतलब बहुत राठौड़ों का शासन तो रहा है मारवाड़ में, बहुत जगह रहा है, लेकिन प्रसिद्ध है दो बीकानेर के है और जोधपुर के। अब राठौड़ वंश के बारे में, उत्पत्ति के बारे में थोड़ी बहुत जितनी जानकारी थी वो हमने प्राप्त कर ली है। अब इसके बारे में राठौड़ राजवंश की स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम राठौड़ों में कौन आया था और किसने राजवंश की स्टार्ट की थी, इसके मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन माने जाते हैं? तो मतलब सबसे पहले अगर देखा जाए तो राव सिंह ही इसके मतलब इस वंश के उत्पत्ति माने जाते हैं। तो हम पहले राव सिंह से स्टार्ट करेंगे। राव सिंह, इसके बारे में अलग अलग इतिहास में अलग अलग बताए। कोई बोल रहा कि सिंह एक कोई मतलब इसकी मतलब लालन पोषण एक ब्राह्मणी महिला ने किया था, और ब्राह्मणी महिला ने इसको छोड़ दिया था कहीं जंगल में इसकी मत, और इन्होंने मतलब शेरनी के साथ रहकर शेरनी का दूध पिया और शेरनी के बच्चों के साथ रहे हंसे खिले। फिर लोगों ने देखा कि ये शेर के साथ ये कैसे रहता, आदि मानव की तरह कैसे रहता, तो उन्होंने आए
और इसको पकड़ा, पूछा, तो ये मतलब जंगल में रहते थे, वो आदि मानव की तरह ही रहता था, लेकिन इसको पकड़ा, जैसे तैसे इसको लेकर आए, तो इन्होंने मतलब राठौड़ वंश की स्थापना की। और ये जो इसको बोलते हैं राठौड़ वंश के संस्थापक तो बोलते हैं, लेकिन ये राठौड़ वंश का मूल पुरुष भी इसे बोलते हैं, आदि पुरुष भी इसे बोलते हैं। इसके बारे में कई फैक्ट है। आदि पुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष बोलते हैं इसको, मूल पुरुष बोलते हैं। लेकिन इसका राज्य क्षेत्र था ना उस टाइम, क्योंकि उत्तरी मारवाड़ में था, पाली के आसपास का था राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र पाली के आसपास, पाली के आसपास। इसको जब लोगों ने पकड़ कर लाए या जैसे तैसे भी लाए, तो उस टाइम इसने 1212 के आसपास के समय में इसको मतलब पकड़ कर लोग इसको लाए थे, और पाली में ही इन्होंने राजवंश की स्थापना की थी। तो इन्होंने मतलब जब मारवाड़ में प्रवेश किया या लोग इसको लाए, तो 1212 के आसपास, 1212 के आसपास की ये बातें हैं। आसपास में या ऐसे लिखो, मारवाड़ में प्रवेश किया, प्रवेश किया। 1212 में इन्होंने मारवाड़ में प्रवेश किया। और मतलब अभी मैंने बताया था इतिहासकार अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बता रहे हैं। तो कर्नल जेम्स टोड जी है ना, जो इतिहास अपने राजस्थान इतिहास के पितामह बोलते हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो रावसिया है ना, रावसिया मतलब जयचंद घेड़वाल की संतान बताते हैं, क्योंकि ये जयचंद घेड़वाल का ही पुत्र बताते हैं ये रावसिया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल टोड ने इसे जयचंद घेड़वाल, जयचंद्र घेड़वाल की संतान बताया, घेड़वाल की संतान बताई है, बताई है। जयचंद घेड़वाल की संतान बताइए। और इसका मतलब इसकी मृत्यु हुई ना, वो पाली के बिट्टू गांव में हुई मृत्यु पाली बिट्टू गांव, बिट्टू गांव। और ये मृत्यु कैसी हुई, इसमें इतिहास का अलग अलग बता कि मुस्लिमों से लड़ते हुए मर गए थे, मुस्लिमों से। इधर मुस्लिम भाई ज्यादा था, मुस्लिमों से लड़ते हुए, लड़ते हुए। ये तो था राव सिंह, सिंह के बारे में छोटी मोटी जानकारी थी, वो मैंने प्राप्त की है। और इसकी मतलब ये जो जानकारी मिलती है ना, वो मिलती है अपने देवली अभिलेख से मिलती है। जो देवली अभिलेख जो प्राचीनतम ग्रंथ है, उससे, ग्रंथ नहीं सॉरी, उसको मतलब अभिलेख ही बोला जाता है, अभिलेख से ही इसकी जानकारी मिलती है। तो देवली अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, देवली अभिलेख, अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। इसकी जानकारी देवली अभिलेख से होती है। और ये तो था मतलब राव सिंह के बारे में छोटी मोटी जानकारी थी। अब सिंह के बाद मतलब आज हम पढ़ेंगे तो इतिहास में जो पढ़ेंगे, जो मेन फैक्ट पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत से शासक होंगे, लेकिन जो अपने मेन शासक होंगे ना, जो अपने परीक्षा दृष्टि से उपयोगी, वहीं पढ़ेंगे। राव सिंह के बाद एक आता है आसनाथ, आसनाथ, आसनाथ। आसनाथ का कार्यकाल है 1273 से 1291 तक है, 1273, 1291। इसकी कुछ खास विशेषता है नहीं, ये जलालुद्दीन से लड़ता हुआ मर गया था, जलालुद्दीन से, जलालुद्दीन से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था।
वीर गति को प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया। वैसे इसकी कुछ खास विशेषता नहीं है, लेकिन ये सेकंड नंबर पे आता ना, तो इसकी हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो ऐसे तो कई शासक आएंगे जिसको हम पढ़ेंगे नहीं, बीच में छोड़ते चले जाएंगे, लेकिन ये राव सिंह के तुरंत बाद आता ना, तो इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी। ऐसे कई बार पूछ भी लेते हैं इसको, मतलब आजकल क्वेश्चन पूछने वाला फैक्ट ये हो गया कि इसको सीक्वेंस में ज्यादातर राजवंशों में शासक होता है वो सीक्वेंस में पूछते हैं। तो राव सिंह के बाद आसनाथ है, और आसनाथ के बाद आता है राव दुहड़, या इसको दुहड़ भी बोल देते हैं, राव दुहड़, दुहड़ या दुहड़ बोल देते हैं इसको, राव दुहड़ या इसको दुहड़ बोल देते हैं। इसका कार्यकाल है 1291 से 1309 तक है। 1291 से 1309 तक का इसका कार्यकाल माना जाता है। राव दुहड़ है ना, इस ये जो दुहड़ जी है, इन खास तो इसकी कोई विशेषता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो ये जो राठौड़ वंश की कुल देवी है ना, चक्रेश्वरी माता बोलते हैं, कोई नागनेची माता बोल देते हैं। इसकी जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति ये कर्नाटक से उठाकर यहाँ लाए थे, तो ये लिखना भी बहुत जरूरी है। इन्होंने आप ऐसे लिख, इन्होंने राठौड़ वंश की कुलदेवी नागनेची माता या नागनेची माता तब बोलने लगे, पहले इसको चक्रेश्वरी माता बोलते हैं, या चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कर्नाटक से लाए थे, कर्नाटक से लाए थे, और इन्होंने ला करके एक नगाना गांव है बाड़मेर में, वहां स्थापित की थी। नगाना गांव बाड़मेर स्थापित नगाना गांव बाड़मेर, नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित की थी। और इसकी मतलब अगर विशेषता देखी जाए ना, वैसे जो कुलदेवी में पढ़ी जाए ना, तो मतलब राठौड़ वंश की अलग अलग कुलदेवी लोग मानते हैं। वैसे जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी अलग है, और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी अलग है। जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है, जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी, राठौड़ वंश की कुलदेवी, और ये तो कुलदेवी आराध्य देवी और बोलते हैं, आराध्य देवी। ये अलग अलग देवी हम बताते हैं। वैसे कुलदेवी को तो मतलब ये नागनेची माता है, नागनेची माता, अभी मैंने कहा नागनेची माता, या इसको ना चक्रेश्वरी माता भी बोलते हैं। और ये आराध्य देवी है, वो है आराध्य देवी इसकी मानते हैं, वो है चामुंडा माता। और इसमें ये राठौड़ वंश के संस्थापक, उन राठौड़ वंशों की अलग अलग कुलदेवी है। वैसे बीकानेर के राठौड़ वंश है, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है, ये तो सेम ही कुलदेवी थी। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुलदेवी तो सेम ही होती है। राठौड़ों की कुलदेवी बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, इसको करणी माता को माना जाता है, करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता को मानते हैं। ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। इसकी मृत्यु बताते हैं, इसमें मैंने आराध्य देवी लिख ली, ठीक है। ये बीकानेर के कुलदेवी तो सेम ही होते हैं, ये नागनेची माता ही है। कुलदेवी तो नागनेची माता, राठौड़ों की कुलदेवी तो सेम ही होती है, लेकिन आराध्य और कुलदेवी अंतर तो होता ही है। क्यों? आराध्य देवी तो मतलब जो
हम अपने मन से जिसकी पूजा करते हैं। और कुल देवी जो हमारे कुल में पैदा हुई थी वो पुराने जमाने से चलती आती। तो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी नागनेची और आराध्य देवी करणी माता। ये अलग अलग देवी, मतलब आराध्य देवी इसकी अलग है, लेकिन मतलब जो कुल देवी है इनकी सेम है। और इसकी मतलब ये जो इसकी मृत्यु बताते हैं, अलग अलग लोग इतिहास का अलग अलग बताते हैं। जो एक बांकीदास की ख्यात है, दयालदास की ख्यात है, दयालदास की ख्यात में और बांकीदास की ख्यात में अलग अलग इसकी मृत्यु बताई गई। और बांकीदास की ख्याल को ही सर्वोपरि माना जाता है कि राठौड़ के ख्यालों में बांकीदास की ख्याल या दयालदास की ख्यात में ये दो अच्छे रहते, लेकिन इसमें बांकीदास की ख्यात को अच्छा माना जाता है। बांकीदास की ख्यात के अनुसार ये चौहानों से लड़ता हुआ मारा गया। बांकीदास की ख्यात में चौहानों से लड़ता हुआ मारा गया। चौहानों से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। वीर गति ये तो था अपने राव दुहड़। दुहड़ ने अच्छा काम तो यही किया। वैसे मतलब परीक्षा उपयोगी के लिए दुहड़ को पढ़े तो इसने चामुंडा माता की या नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाई, यही पढ़ा जाता है इतिहास में। तो और ज्यादा कुछ खास दुहड़ के बारे में कुछ खास पूछते नहीं। इसके बाद एक शासक आता है जो सबसे खतरनाक होता है, उसको बोलते हैं राव चुंडा। अगर इतिहास में जोधपुर के इतिहास पढ़ेंगे ना तो दो तीन ही शासक पढ़ेंगे। एक राव चुंडा है, राव जोधा है, और वैसे उत्पत्ति की वजह से राव सिंह है। तो चुंडा है ना, इसको हम जोधपुर के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक राव चुंडा। राठौड़ वंश का, जोधपुर के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक राव चुंडा को ही इसके बाद अच्छे से शासक आएंगे और अच्छे से इसके सीक्वेंस में चलते रहेंगे। लेकिन वास्तविक संस्थापक, मूल पुरुष आदि पुरुष तो इसको राव सिंह को मानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक राव चुंडा को मानते हैं। और चुंडा मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की थी। सामंत प्रथा की शुरुआत चुंडा ने की थी। सामंत प्रथा की शुरुआत चुंडा। लेकिन सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक है ना, वह है जोधा। लेकिन सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक जोधा। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधा को माना जाता है। ये राव चुंडा आएगा, राव चुंडा फिर जोधपुर का वास्तविक संस्थापक तो माना जाता है। लेकिन इन्होंने जो इसकी शादी हुई थी ना, तो इसको मतलब ये जोधपुर का मंडोर है ना, इसको दहेज में मिला था। राव चुंडा को मंडोर दहेज में मिला था। मंडोर दहेज में मिला था। राव जोधा को मंडोर दहेज में मिला था, और इसको दहेज में मिला तो मंडोर को ही राजधानी बनाई। राजधानी, ये देखना, याद रखना, राजधानी बहुत उपयोगी, याद रखनी बहुत जरूरी, क्योंकि ये राजधानी की पूछते। सबसे पहली राजधानी मंडोर ही है। मंडोर राजधानी
मंडोर को बनाई। एक इतिहास प्रसिद्ध है, जो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में हंसाबाई का जिक्र आता है, तो वो हंसाबाई थी ना, वो हंसाबाई रावचुंडा की ही पुत्री थी। हंसाबाई रावचुंडा की ही पुत्री थी। पुत्री हंसाबाई, पुत्री हंसाबाई, जिसका विवाह लाखा से हुआ, जिसका विवाह राणा लाखा से हुआ था। मेवाड़ वाले थे ना राणा लाखा। हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हुआ था। इसकी एक रानी थी, उस रानी ने एक चांद बावड़ी बनाई थी जोधपुर में, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी माने जाते हैं। सोनगरा रानी, सोनगरा रानी ने, सोनगरा रानी ने जोधपुर में सोनगरा रानी ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। चांद बावड़ी का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया, जो पश्चिमी राजस्थान की, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी मानी जाती है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है, सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। देखिए रावचुंडा के बारे में अगर सही अच्छे से पढ़े ना, रावचुंडा ने इसकी पत्नी हुई थी ना रावचुंडा, जिसने अपने नाम पे बावड़ी भी बनवाई, कुएं भी खुदवाए, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। लेकिन ये बावड़ी है ना, तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम इसीलिए मानी जाती है कि सबसे पहले बावड़ी का निर्माण इसी सोनगरा रानी ने ही करवाया था। सबसे प्राचीनतम बावड़ी इसको माना जाता है। और इस चुंडा की मृत्यु है ना, बीकानेर के पूगल में भाटियों से लड़ते हुए मृत्यु पूगल के भाटियों से, पूगल के भाटियों से लड़ते हुए। ये तो थे चुंडा के बारे में छोटी सी जानकारी थी। इसकी मृत्यु रावचुंडा से 1423 में हुई थी, 1423 में। चुंडा के बारे में एक चुंडा की पत्नी थी किशोर कंवर। तो अगर चुंडा की पत्नियां वैसे तो बहुत सी होती थी, लेकिन चुंडा की पत्नी किशोर कंवर थी ना, वो किशोर कंवर के मतलब कहने में आकर चुंडा ने अपने बड़े पुत्र रणमल को तो मतलब शासक नहीं बनाया, लेकिन रणमल का एक छोटा भाई था, रणमल से छोटा, जिसका नाम था कान्हा, उस कान्हा को शासक बना दिया। लेकिन हिसाब से जो बड़ा बेटा होता है वही राज करता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कान्हा को राजा बना दिया। तो कान्हा की कुछ खास विशेषता है नहीं, लेकिन कान्हा मतलब कान्हा की एक छोटी सी विशेषता, कान्हा मतलब जिद्दी बहुत था, बहुत जिद्दी था। तो इन्होंने एक बार करणी माता से मतलब जिद कर लिया कि करणी माता को पूछा कि तू मेरे लिए क्या कर सकती है। करणी माता ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो कि तू बता मेरे क्या कर सकती है। तब ऐसे मतलब कुछ फैक्ट आते हैं। तब इनमें करणी माता ने कहा कि आप मेरे को मार सकते हो क्या, तो हाँ बिल्कुल मार सकते हो। तो करणी माता ने, वो तो देवी है, देवी देवता क्या, करणी माता ने इसको भस्म कर दिया। ऐसा कुछ आती है। लेकिन जब ये कान्हा राज कर रहा था ना, तब जब हंसाबाई का विवाह हुआ था ना,
हंसाबाई के साथ ही रणमल मेवाड़ चला गया था। लेकिन जब मेवाड़ चला गया, इधर मारवाड़ सुनसान रहने लगा ना, तब रणमल ने राणा लाखा के सहयोग से कि इस कान्हा को पराजित करके 1427 में रणमल ने जोधपुर पर आक्रमण किया, या जैसे वैसे उसको पराजित करके जोधपुर पर वापस राणा नहीं राव रणमल अधिकार कर लेता है। तो इसकी कान्हा की तो कुछ खास विशेषता है नहीं। कान्हा के बाद आता है राव रणमल। राव रणमल ये राव रणमल है ना, जो मेवाड़ चला गया था, मेवाड़ चला गया था, ये नाराज होकर चला गया था, मेवाड़ चला गया था नाराज होकर। वैसे कोई इतिहासकार नाराज होकर की बताते हैं, कोई इसको ऐसे बताते हैं कि हंसाबाई के साथ चला गया था। तो जैसे तैसे हो ये मेवाड़ चला गया था, तो ये इन्होंने मतलब प्रोग्राम बनाया उधर से, मतलब मेवाड़ पर राणा लाखा की सहयोग से मारवाड़ जीत लिया। फिर इसने मतलब ऐसी चाल चली कि मेवाड़ में ही राठौड़ वंश का मतलब दबदबा बना रहे और मेवाड़ में ही राठौड़ों का मतलब राज हो। तो इन्होंने मतलब ऐसे तैसे करके जैसे जैसे करके मतलब योजना बनाई। तो इसकी एक दासी थी या प्रेमिका थी, प्रेमिका ही बोल देते, दासी नहीं, प्रेमिका भारमली। ये इतिहासकारों ने अच्छे अच्छे बना के बता दी, लेकिन उसमें कुछ खास है नहीं, इतना बताने में क्या हुआ। इसलिए भारमली के मतलब जो भारमली कहती थी ना वो ही करते थे। लेकिन भारमली ने इसने भारमली को ये बताया कि अब मैं कुछ ही दिनों में मेवाड़ पर मैं राज करूंगा, क्योंकि मैं राणा लाखा को और कुंभा को मोकड़ को सब मेरे भाणजों को बनुई को भतीजों को सबको मार के मैं राज करूंगा। तब भारमली ने यह बात बताई हंसाबाई को कि रानी जी आपका भाई रणमल ये योजना बना रहा है कि हम मेवाड़ पर राज करेंगे। लेकिन हंसाबाई ने मानी नहीं, हंसाबाई ने मानी नहीं। धीरे धीरे संयोग से होता रहा। फिर हंसाबाई को याद आया, मतलब थोड़ा दिमाग ठिकाने आया कि हो सकता है रणमल के मन में ऐसी कुछ भावना आ सकती जिसकी वजह से मार सकता है। तो फिर हंसाबाई को ये पता चला, तब हंसाबाई ने जो ये हंसाबाई का पहले राणा लाखा का एक बेटा था चुंडा, जिसका रिश्ता हंसाबाई के साथ ही होने वाला था, लेकिन संयोगवश राणा लाखा के साथ हो गया। लेकिन चुंडा ये मतलब शपथ लेकर चला गया था इधर से कि मैं हंसाबाई के साथ विवाह ही नहीं करूंगा, मैं मेवाड़ में राज कुछ नहीं करना चाहता, ये शर्त पे चला गया था। लेकिन जब ये रणमल योजना बनाता ना, तब हंसाबाई को ये याद आता है राव चुंडा। तभी चुंडा को याद करती है कि आज चुंडा हमें तेरी जरूरत है, क्या आप आओ। जब चुंडा आता है और इस रणमल को बोलता है ले भाई तेरे क्या चाहिए। फिर ये चुंडा है और कुंभा ये योजना बनाकर भारमली को कहते हैं कि जैसे तैसे ये रणमल था ना, वो मतलब अगर मारवाड़ी में कहा जाए तो डील डाकी हो, तो बहुत अच्छा शक्तिशाली योद्धा था। शक्तिशाली योद्धा होने के नाते इसके सामने कोई लड़ने की हिम्मत नहीं रखता था। तब इन्होंने ऐसी योजना बनाई कि भारमली के सहयोग से ही इसका वध करवा दिया जाए। तो प्रेमिका भारमली थी, इसने इसको रात के समय सोते समय इसको बहुत सी ड्रिंक करवाई, दारू पिलाती गई। अंत में इसे फुल दारू पीना, तब इसने भारमली ने इसका वध कर दिया था। तो ये तो था राव रणमल। इसकी योजना सारी की सारी फैल कर दी, क्योंकि ये मेवाड़ में इन्होंने शासन जमा लिया था, फिर मारवाड़ में जमाना चाहता था, फिर ये योजना मतलब इसकी फैल कर दी गई। तो ये तो था, छोटी क्लास थी। अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, या आज राव रणमल तक पढ़ी, कल से एक अच्छा वाला शासक पढ़ेंगे राव जोधा, जो बहुत मेरे ख्याल से खूंखार है। तो मेवाड़ मारवाड़ के राजवंश से सबसे खूंखार पढ़ेंगे तो एक राव जोधा है, और आगे जसवंत सिंह पढ़ेंगे, राव चुंडा पढ़ा है, राव सिंह है। जैसे खूंखार है वो अच्छे से पढ़ेंगे, और ज्यादा कुछ खास है नहीं, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। राठौड़ वंश तो मतलब राजवंश तो कुछ खास नहीं है, मतलब दो दो तीन बार पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो
आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास भी अच्छी लगी और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही रहे हो, और आगे आगे शेयर कर दिया करो प्लीज़। आप अगर शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे लिए शेयर करोगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा लेकर आऊँगा। तो क्लास को विराम देते हैं यहीं पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।